जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो ये 3 चीज़ें दे रखी हैं जो आपने ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न जो पढ़ा था ना बेटा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न जो पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला क्या है कि अगर आपका सेल का जो मीडियम है उसमें पानी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, या फिर अगर बोला जाए कि आपका सेल जो है उसमें पानी कम है और आपके सेल के सराउंडिंग में जो मीडियम है वहाँ पर पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होता है, इसमें आपका डाइल्यूट होता है, यानी कि जो आपका पानी है वो हायर कंसनट्रेशन से कहाँ जाएगा, लोअर कंसनट्रेशन में जाएगा। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि सेल के अंदर पानी की कमी हो और सेल के सराउंडिंग में पानी ज़्यादा हो, यानी कि सेल के सराउंडिंग में हायर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर हो और सेल के अंदर लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर हो, तो पानी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाता है। इस प्रोसेस को हाइपोटोनिक कहते हैं। एग्जाम्पल, आपकी जो वो है किशमिश, वो बहुत पतली सी है, आप उस किशमिश को पानी के अंदर डाल दो, तो उस किशमिश के अंदर तो पानी है नहीं, लेकिन किशमिश के चारों तरफ बहुत सारा पानी है, तो थोड़ी देर बाद देखोगे किशमिश फूल के बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर पानी चला गया है, ठीक है, हायर कंसनट्रेशन वाला पानी, किशमिश जो कि लोअर कंसनट्रेशन के अंदर थी वहाँ पर पानी ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। तो ये हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम दूसरा इसका रिवर्स करते हैं, है ना, या फिर अगर हम ऐसा बोलें कि अगर आपके पास में कोई भी आपके पास किशमिश है जो पहले से फूली हुई है, आप उस फूली हुई किशमिश को पानी के अंदर डाल दोगे तो आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। पानी ना तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाएगा ना लोअर से हायर में जाएगा, क्योंकि दोनों ही तरफ कंसंट्रेशन अपने अपने प्लेसेस पर हाई है। किशमिश को जितना पानी चाहिए उतना पानी उसके पास अवेलेबल है, इसीलिए वो अपने और पानी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ऐसी सिचुएशन को आइसोटोनिक कहते हैं, जहाँ पर पानी किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन आपकी हाइपरटोनिक होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपका सेल है उसके अंदर पानी भरा हुआ, यानी कि आपकी जो फूली हुई किशमिश है आप उसको ले जाकर धूप में रख दो। आपकी किशमिश के अंदर तो बहुत सारा पानी है, तो उसमें तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हो जाएगा, उसके आसपास बिल्कुल पानी नहीं है तो वो लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो जो आपकी किशमिश है वो क्या हो जाएगी, दोबारा से जो फूली हुई थी वो छोटी सी हो जाएगी, पिचक जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक, जिसके अंदर आपके जो सेल है उसके अंदर से पानी क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, वेपराइजेशन के थ्रू बाहर हो जाता है, लूज हो जाता है उसमें से पानी, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, हाइपरटोनिक। तो तीनों ही सिचुएशन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो पानी जो होता है जब सेल मेम्ब्रेन से दोनों साइड से दोनों डायरेक्शन में क्रॉस हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल एक डायरेक्शन में होगा, किशमिश से बाहर भी जा सकता है पानी और किशमिश के अंदर भी आ सकता है पानी, ठीक है। यानी सेल श्रिंक भी कर सकती है और सेल अपने आप को बड़ा भी कर सकती है। तो आपका जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो कुछ प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो पानी को अपने अंदर गेन कर सकते हैं। जब वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है प्लांट की रूट्स, आप प्लांट में देखोगे तो प्लांट की रूट्स में भी क्या होता है बेटा, ऑस्मोसिस होता है। प्लांट के पास पानी नहीं होता, प्लांट के चारों ओर हम पानी डाल देते हैं, तो प्लांट की रूट्स क्या करती हैं, उस पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वहाँ पर भी आपकी कौन सी प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। तो आपका जो डिफ्यूजन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था, कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो ऑस्मोसिस होगा, और गैसेस के कंसंट्रेशन की बात करेंगे, गैसेस के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, उनका एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाना या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। अगर गैसेस की बात करोगे तो वो आपका डिफ्यूजन होगा। अगर आप पानी कंसंट्रेशन की बात या किसी और लिक्विड कंसंट्रेशन की बात करोगे तो आपका वो ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। तो अगर आपकी एक गैस दूसरी गैस में जाके ट्रांसफर होती है तो वो आपका डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो दूसरी बात क्या है कि अगर आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं गैस के, हर पार्टिकल को या फिर हर सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है। उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम है लिपिड और प्रोटीन। यू हैव टू रिमेंबर कि कौन से वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे मिलकर के हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, तो वो आपके लिपिड और प्रोटीन्स होते हैं। ये आपकी, ठीक है, एनिमल सेल्स की बात की जा रही है। दूसरी बात, आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हैं और किसी मीडियम से आप नहीं देख सकते हैं। जो आपके सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप जब खाना इनेबल करते हैं तो आपका जो आसपास का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, तो आपके इस प्रोसेस को, यानी कि अगर आप अपने किसी बाहर के एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी के अंदर खाने को ले जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, जो कि अमोएबा करता है। अमोएबा को खाने जो होती है तो अपनी शेप साइज चेंज कर लेता है और खाने को अपने अंदर ले लेता है। तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जब खाना हम बाहर के एनवायरनमेंट से अपने आप प्रयास करके उसको अपने अंदर इनगल्फ करते हैं तो उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल, प्लांट सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और चीज़ होती है प्लांट सेल के अंदर, वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल आपकी केवल प्लांट सेल के अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है।
यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर होती है ये सेल वॉल, आपकी आउटसाइड में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लांट सेल वॉल जो होती है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है बेटा? सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है आपकी प्लांट सेल। सेलुलोज जो होता है एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो किसी भी प्लांट की स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराता है। कोई भी लिविंग प्लांट सेल है अगर वो पानी को लूज कर रहा है, यानी कि ऑस्मोसिस कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, यानी कि अपनी सेल वॉल से पानी को क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। तो अगर सेल वॉल के थ्रू पानी का कंसंट्रेशन कम हो रहा है या पानी कंसंट्रेशन अपनी सेल वॉल से बाहर जा रहा है तो ऐसी प्रोसेस को प्लाज्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस क्या कहलाती है? प्लाज्मोसिस कहलाती है। जब आपका लिविंग प्लांट सेल के अंदर पानी का लूज होता है ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है सेल का क्योंकि पानी बाहर निकल जाता है उससे, तो उसको हम प्लाज्मोसिस कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल जो होती है ये आपके प्लांट सेल में पाई जाती है, फंगी में होती है, बैक्टीरिया के अंदर भी होती है। ठीक है, ऐसे मीडियम में जहाँ पर पानी हम इनहेल करते हैं या टेकअप करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, जो आपका सेल होता है वो स्वेल भी कर जाता है आपका सेल वॉल के अगेंस्ट में। जो आपकी वॉल होती है प्रेशर जो है हमेशा लगाती है, ठीक है ना, स्वेलन सेल पे। अगर आपकी सेल पे स्वेलन आ गई तो उस पर सेल वॉल हमेशा प्रेशर लगाएगी, उस वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगी और आसपास के एनिमल्स और सराउंडिंग मीडियम्स पे ग्रेट चेंजेस लेकर के आएगी। न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियस जो होता है आपका ये सबसे सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अगर आप केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो अलग अलग सेल के डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग कलर का आपको देखने को मिलेगा। आयोडीन के सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो आपको अलग दिखेगा, आपको मिथाइलिन ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखाई देगा अगर आप आयोडीन के सॉल्यूशन में बात करेंगे। आपका जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा ये डबल लेयरिंग कवरिंग होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि सेल की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन सेल वॉल, ऐसे ही न्यूक्लियस के ऊपर भी एक और मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो उसके मटेरियल को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर लेकर के जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म के मीडियम के थ्रू होता है क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, आपके जो न्यूक्लियस होता है वो क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है। आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? आपके क्रोमोसोम्स आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम्स कैसे दिखाई देते हैं? क्रोमोसोम्स आपको ऐसे दिखाई देंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है, रॉड लाइक का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का जो होता है। ठीक है, और इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपके पेरेंट्स से जो नेक्स्ट जनरेशन में जितनी भी इन्फॉर्मेशन डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होती है वो डीएनए आपका क्रोमोसोम्स के अंदर ही पाया जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स जो के अंदर डीएनए और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर आपको क्या मिलता है? डीएनए और प्रोटीन। ये डीएनए जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने वाली। आपका जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का उसको बोलते हैं बेटा जीन, यानी कि डीएनए के अंदर जो फंक्शनल सेगमेंट है जो फंक्शन करता है, जो मेन थेरेपी है, जो मेन चीज़ है डीएनए के अंदर जिसमें प्रॉपर डाटा होता है वो आपके जीन्स होते हैं। ठीक है ना, जिसको अब जीन्स आपकी सबसे छोटी यूनिट है अगर आप डीएनए कंपोजिशन में बात करेंगे। अब इसको जीन्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते। डीएनए के अंदर एक क्रोमेटिन नाम का एक मटेरियल भी पाया जाता है। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है डीएनए के अंदर थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर लिपटा हुआ रहता है। ठीक है ना, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंदर। जब कोई सिंगल सेल को तुम डिवाइड करते हो दो या दो से ज़्यादा सेल्स में तो आपके न्यूक्लियस की मदद से ही होता है। आपका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तभी आपकी दो सेल डिवाइड होकर के बनेंगी। एक सेल से दो सेल कब बनती है? जब आपका न्यूक्लियस अपने आप के अंदर डिवीजन करता है, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन ही सेल के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, ये कब होता है? जब आपकी सेल मैच्योर हो जाती है तब आपकी सेल अपने आप में डिवीजन करती है। हमारे हाथ छोटे होते हैं कुछ टाइम बाद बड़े हो जाते हैं क्योंकि हमारी सेल ने अपने अंदर डिवीजन कर लिया है, जिस वजह से हमारे सेल हाथ जो होते हैं बाद में बड़े हो जाते हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो न्यूक्लियर रीजन सेल में बहुत पुअरली डिफाइन किया गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये अब्सेंस रहता है बैक्टीरिया का। दूसरी बात, आपके इसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है। आपके न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, जो आपकी अगर आपका कोई भी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो सेल आपकी प्रोकैरियोटिक सेल कहलाई जाएगी। अगर आपके किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है तो वो सेल आपकी प्रोकैरियोटिक है। लेकिन अगर उसके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, तो वो आपकी ईकैरियोटिक है। सॉरी, उल्टा बोला मैंने। अगर आपके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है तो आपकी ईकैरियोटिक है, लेकिन अगर आपके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है तो वो आपकी प्रोकैरियोटिक है। एक और बार रिवीजन करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो है जिसके न्यूक्लियस सिंगल है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। और ईकैरियोटिक सेल वो है जिसके सेल के सेंटर पे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर क्या है? एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। तो अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है तो आपकी यूकैरियोटिक है, अगर नहीं है तो वो आपकी प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कम पाए जाते हैं। ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल के मुताबिक। यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म हो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो।
क्लोरोफिल जो होता है ना आपके फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर, वो आपका इसी मेम्ब्रेन से रिलेटेड करता है। प्लास्टिड जो होता है ना आपका, प्लास्टिड एक यूकैरियोटिक सेल है लेकिन इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं है, ये आपको एग्जाम्पशन में याद रखना है। सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लास्टिड एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जिसके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, फिर भी वो यूकैरियोटिक है। ये आपका एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का। कल हम पढ़ेंगे क्या बेटा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन करें और रीडिंग भी करें।